हेलो एवरीवन, आप सभी का एजुकेटर विथ लर्नर्स में बहुत बहुत स्वागत है। डियर लर्नर्स, जैसा कि हम यूजीसी नेट होम साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने 2004 का पेपर सॉल्व किया, उसके बाद 2005 का जून का और 2005 का दिसंबर वाला पेपर सॉल्व किया। अब हम 2006 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जून का पेपर है, 2006 का होम साइंस का। कब का पेपर है? ये जून का है। तो अगर आप पेपर सॉल्व करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का तो चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल पर सारे पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं होम साइंस के जितने पीछे हुए हैं। तो 2023 तक के जो 22 तक के पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे, 21-22 तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित एक एमल्सीफायर की तरह उपयोग नहीं होता। निम्नलिखित एक एमल्सीफायर की तरह उपयोग नहीं होता। ए ऑप्शन है मिथाइल सेल्यूलोस, बी है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, सी कैल्शियम स्टीराइल लेक्टेट और डी है हाइड्रोक्सी प्रोफिल सेल्यूलोज। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एमल्सीफायर जो है अभी पीछे भी हमने सॉल्व किया था, तो एमल्सीफायर से क्वेश्चन बन रहे हैं, जीन पियाजे से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं रिपीटेड हैं उनको देख लेते हैं। तो एमल्सीफायर क्या होता है इसको जान लेते हैं पहले। तो एमल्सीफायर क्या है? जैसे कोई दो पदार्थ हैं, तेल है और जल है, इनको मिलाने के लिए जो पदार्थ उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एमल्सीफायर कहते हैं। और एमल्सीफायर अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि भोजन में कौन सा एमल्सीफायर मिलाया जाता है, तो उसका आंसर था लेशेथीन। तो इसमें पूछा है कि एमल्सीफायर की तरह उपयोग नहीं होता है। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एमल्सीफायर की तरह उपयोग नहीं होता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम स्टीराइल लेक्टेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम स्टीराइल लेक्टेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किन कारणों से भोजन पकाते समय थायमीन नष्ट होती है? तो ए ऑप्शन है सब्जियों के काटने से, बी सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से और सी है सूर्य के प्रकाश लगने से और डी पकाते समय इमली डालने से। तो किन कारणों से भोजन पकाते समय थायमीन नष्ट हो जाता है, इसका राइट आंसर हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन, लौह और फोलिक एसिड की कितनी अतिरिक्त मात्रा चाहिए? निम्नलिखित में से चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है 10 ग्राम, 30 ग्राम, 100 ग्राम और बी है 15 ग्राम, 38 ग्राम या 400 ग्राम। सी ऑप्शन में है 15 ग्राम, 8 ग्राम, 300 ग्राम, डी है 20 ग्राम, 10 ग्राम या 500 ग्राम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक गर्भवती महिला को प्रोटीन की जो मात्रा है उसमें 15 ग्राम और 8 ग्राम लौह, 300 ग्राम क्या होना चाहिए? फोलिक एसिड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पपीता निम्न का अच्छा स्रोत है। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी स्कर्बिक एसिड, सी बीटा कैरोटीन और डी है रेटिनाल। तो जो पपीता है, पपाया है, ये किसका अच्छा स्रोत है? तो इसको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत पपीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बोटुलिज्म इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारण का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। जो बोटुलिज्म होता है इस मानव बीमारी के कारणात्मक कारण कौन से हैं? तो ए ऑप्शन है बैक्टीरियल टॉक्सिन, बी है वायरल टॉक्सिन, सी माइकोटॉक्सिन और डी रासायनिक टॉक्सिन। तो कौन से इसका कारण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैक्टीरियल टॉक्सिन के कारण बोटुलिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ से टमाटर में निम्न रंग द्रव्य पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत भी बन रहे हैं रंग द्रव्य से। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले जो साल पेपर हमने सॉल्व किया उसमें भी रिपीट किया गया था
कि टमाटर में निम्न रंग द्रव्य पाया जाता है, तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा। हमने वहाँ एक्सप्लेन भी किया था कि कौन सा रंग पाया जाता है। तो ए ऑप्शन है लाइकोपीन, बी बीटा कैरोटीन, सी बेटेलिन, डी एंथोसायनिन। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा तो वो इसका आंसर अवश्य लगा लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, लाइकोपीन। जो टमाटर होता है उसमें कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, ये बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है। एंथोसायनिन, ये पिछला साल पेपर में था कि एंथोसायनिन किस में पाया जाता है, तो एंथोसायनिन जो होता है वो चुकंदर में पाया जाता है, काली गाजर में पाया जाता है और जामुन में पाया जाता है। इससे संबंधित एक वीडियो बना है, आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ रंग द्रव्य से 100% क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं। तो बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं कौन से। ए ऑप्शन है अधिक टिकाऊ और सोखने की शक्ति वाले, बी है कम विषैला और पारिस्थितिक मित्र, सी अधिक टिकाऊ और चिकना, डी कम चिकना और कमज़ोर। तो बताइए बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं कौन से। तो ये जो होते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिक टिकाऊ और चिकना। क्या हो जाएगा, अधिक टिकाऊ और चिकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है। ए ऑप्शन है अमाइड समूह, बी हाइड्रोक्सल समूह, सी कार्बोक्सल समूह और डी है सल्फोनिक समूह। तो सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोक्सल समूह जो होते हैं वो सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन रेशों से बने जो कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन है सिरका, बी नमक, सी वॉशिंग सोडा, डी अमोनिया। तो जो प्रोटीन रेशा होता है उनसे जब बने कपड़ों को धोते समय रंग निकलने से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसका, सिरका का। किसका प्रयोग करते हैं, सिरके का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, धागे की सूक्ष्मता आधारित है। ए ऑप्शन है धागे की लंबाई पर, बी धागे के वजन पर, सी धागे की घुमावट पर और डी धागे का प्रकार। तो धागे की सूक्ष्मता किस पर आधारित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धागे के वजन पर। जिस प्रकार से धागे का वजन होगा उसकी जो है उतनी क्वालिटी उसके आधार पर आधारित होती है। जब वजन हल्का होगा तो क्या होगा, वो मजबूत होगा, और जितना ही भारी होगा वो धागा कितना ही खराब होगा, उतना ही वो कमज़ोर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 10 का बी हो जाएगा, धागे के वजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा, ए ऑप्शन है समतल होगा और शरीर के बहुत पास होगा, बी है लंबात्मक और शरीर के बहुत पास होगा, सी कार्यस्थल काउंटर के समतल होगा और डी शरीर के बहुत करीब होगा। तो हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी का ऊपर का हिस्सा कितना हो, कार्यस्थल से काउंटर के समतल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये समतल होगा और शरीर के पास होगा, ये भी गलत है, और लंबात्मक और शरीर के पास होगा, ये भी गलत है, और शरीर के बहुत करीब होगा, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भावात्मक घटक का महत्व है। ए ऑप्शन है कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, बी सही शारीरिक स्थिति, सी कार्य में लगने वाला समय, डी उपरोक्त सभी। तो भावात्मक घटक का महत्व क्या है, इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, सही शारीरिक स्थिति और कार्य करने में लगने वाला समय, ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चौंध दूर करने के लिए प्रयोग करें। ए ऑप्शन है केवल विशेष लाइट का, बी तेज लाइट का,
सी तेज लाइट तथा विषमता पृष्ठभूमि का, और डी विसरित लाइट का। तो चौंध दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विसरित लाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत की 2001 की जनगणना में स्पेशल नीड्स यानी विशेष आवश्यकताओं के व्यक्तियों की पहचान की और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ए ऑप्शन है लड़कियों और महिलाओं की अलग अलग सूची तैयार करना, बी सभी जाति समूहों में अयोग्य व्यक्तियों यानी विकलांग की सूची बनाना, सी है अयोग्य व्यक्तियों की सूची तैयार करना, डी सभी निरक्षर बिना साक्षरता वाले व्यक्तियों की सूची बनाना। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सभी निरक्षर लोग हैं, बिना साक्षरता वाले व्यक्ति हैं, उनकी सूची बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशील होना, अतिक्रियाशील होना आदि निम्न व्याधि से ग्रस्त बच्चों में दिखाई देता है। तो ध्यान में केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशील होना, अतिक्रियाशील होना आदि निम्न व्याधि से ग्रस्त बच्चों में दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन है अटेंशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर, बी है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और सी है सेरिब्रल पाल्सी, डी अटेंशन डिस्ट्रैक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो कौन सा इसमें डिसऑर्डर दिखाई देता है, इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अटेंशन डिस्ट्रैक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। संचारण के एक पहलू में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है कोडिंग, बी डिकोडिंग, सी है एनकोडिंग, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संचारण के एक पहलू में जो ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे एनकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एनकोडिंग कहते हैं, क्योंकि जो ग्रहण करता है, जो प्रेषक भेजता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेषक जो भेजेगा उसे एनकोडिंग कहेंगे, और डिकोडिंग किसे कहेंगे? जो सूचना प्राप्त करता है उसे जो अपनी भाषा में उन जो प्रेषक संदेश भेजा रहता है उसको अपनी भाषा में उसको अर्थ लेता है, उसे डिकोड कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे किशोर सेवा योजना नहीं कहते हैं? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय सेवा योजना, बी है नेहरू युवक केंद्र, और सी ट्राइसेम, डी ICDS। तो किसे जो है किशोर सेवा योजना नहीं कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ICDS। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ICDS। ICDS क्या है? तो ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बनाई गई योजना है। ये कब लागू की गई थी? तो ICDS 1975 में लागू किया गया था, जिसे आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये सब सारे राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवक केंद्र, ट्राइसेम, ये सब क्या है? ये किशोर सेवा योजना है। तो कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें ICDS जो है ये बाल केंद्रित है, ये बच्चों की है, महिलाओं की है तो योजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा की गणना की जाती है। तो ए ऑप्शन है प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय, बी कुल पारिवारिक आय, सी कुल पारिवारिक भूमि, डी परिवार की कुल जायदाद। तो गरीबी रेखा की गणना कैसे करते हैं? तो इसका राइट आंसर कुल पारिवारिक आय हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल पारिवारिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निम्नलिखित किसका मापदंड है? ए ऑप्शन है अनुपातिक स्थान, बी है बिखराव, सी संबंधित, और डी है केंद्रीय झुकाव। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निम्नलिखित किसका मापदंड है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संवादिक। क्या हो जाएगा?
संबंधिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अनियंत्रित टिप्पणी। ए ऑप्शन है प्राकृतिक परिस्थिति में किया जाता है, बी है प्रयोगात्मक प्रक्रिया में शामिल होती है, सी सूक्ष्म उपकरणों के प्रयोग करने में, और डी है पूर्व व्यवस्थित योजना में शामिल होती है। तो अनियंत्रित टिप्पणी किसमें शामिल होती है? अनियंत्रित टिप्पणी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक परिस्थिति में किया जाता है। कहाँ? प्राकृतिक परिस्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कथन है, कथन ए है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और नोक्टियूरिया लक्षण मधुमेह रोग के मरीज में पाए जाते हैं। तो सही बात है। कारण आर क्या है? मधुमेह रोगी में इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिससे ग्लाइकोसूरिया होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सही है, लेकिन इसका जो आर है कारण वो गलत है। इसका आर का कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कथन ए है विटामिन ए के शोषण के लिए भोजन में कुछ मात्रा वसा का होना जरूरी है। कारण आर है विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि यह भोजन में घुल सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। विटामिन ए के शोषण के लिए भोजन में कुछ मात्रा वसा का होना जरूरी है, ये भी सही है। और विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है और पानी में घुलनशील नहीं है। पानी में घुलनशील कौन से विटामिन है? तो बी और सी है। इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि भोजन में घुल सके। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कथन ए है किसी भी भोजनालय में फिक्स्ड खर्चे वही हो रहते हैं चाहे बिजनेस में बढ़त हो या कमी हो। कारण आर है अगर फिक्स्ड खर्चे में कुछ बदलाव भी आए तो किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में वही खर्चे रहते हैं। तो क्या इसका ए और आर दोनों सही है? बी ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, सी ए गलत है लेकिन आर सही है, डी दोनों ए और आर गलत हैं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ए और आर गलत हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों ए और आर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आंतरिक गोलाकार सीवन में कट लगाए जाते हैं। आंतरिक गोलाकार जो सीवन होता है उसमें कट लगाए जाते हैं। कारण आर है आंतरिक गोलाकार सीवन वस्त्र के छोटे क्षेत्र पर गिरता है। ए ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है, और बी है ए सही है लेकिन आर गलत है, सी ए और आर दोनों सही है, डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, कथन ए है ग्रंथीले धागे से कपड़ों में फुलावट आती है। कारण आर है ग्रंथीले धागे के प्रयोग से कपड़ा रगड़ प्रतिरोधक हो जाता है। तो ए और आर दोनों गलत हैं। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, सी ए गलत है लेकिन आर सही है, और डी है आर सही है लेकिन ए गलत है। तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कथन ए है उपयुक्त शारीरिक स्थिति में काम करने से ऊर्जा की आवश्यकता घटती है। और कारण आर है उपयुक्त शारीरिक स्थिति का अर्थ है सभी अंगों का विन्यास सीध अवस्था में रखना और इसी कारण ऊर्जा का कम लगना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है इसका सही तर्क है। इसका आर सही तर्क है। उपयुक्त शारीरिक स्थिति में काम करने से
ऊर्जा की आवश्यकता घटती है और कारण आर है उपयुक्त शारीरिक स्थिति का अर्थ है सभी अंगों का विन्यास सीध अवस्था में रखना और इसी कारण ऊर्जा का कम लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कथन ए है सभी संस्कृतियों सभ्यताओं में किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था नहीं होती। कारण आर है अधिकतर संस्कृत सभ्यताओं में किशोरों किशोरियों की निरंतरता के अनुभव दिए जाते हैं। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ए सही है लेकिन परंतु जो आर है वो क्या है? गलत है। सभी संस्कृतियों सभ्यताओं में किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था नहीं होती, ये गलत है। ये राइट आंसर है। और उसके बाद अधिकतर संस्कृत सभ्यताओं में किशोरों किशोरियों को निरंतरता के अनुभव दिए जाते हैं, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ए कार्य करके सीखना पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। कारण आर है सुनने व देखने की अपेक्षा जो कार्य हम करते हैं उसका 90% याद रहता है। तो ये जो है दोनों सही है। ए और आर जो इसका बी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करके सीखना पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो विवरण दिया गया है सुनने व देखने की अपेक्षा जो कार्य हम करते हैं उसका 90% याद रहता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर का जो विवरण दिया गया है यह सही नहीं है। आर का जो विवरण दिया गया है यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कथन ए है, कथन ए 29 विस्तार प्रोग्राम समुदाय के सभी सदस्यों में लाभ को समान रूप में बांटता है। कारण आर है सामान्यतः एक समुदाय में गरीब की अपेक्षा अमीर व्यक्ति अधिक लाभ पाते हैं। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कथन ए बहुविकल्पीय मद सही व गलत मदों से अधिक श्रेष्ठ है। कारण आर है बहुविकल्पीय मद सोचने विचारने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अब इसे आरोही क्रम में लगाना है। खाद्य पदार्थों में जो प्यूरीन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में दिए गए हैं उसे चुनिए। तो उसे चुनना है जो प्यूरीन की मात्रा है खाद्य पदार्थों में उसको अवरोही क्रम में चुनना है। तो इसका ए ऑप्शन है चीज़ साबूदाना मटर लीवर और बी है ये साबूदाना होगा साबूदाना चीज़ मटर लीवर। सी ऑप्शन है लीवर मटर चीज़ साबूदाना और डी है मटर साबूदाना और चीज़ लीवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा चीज़ साबूदाना और क्या हो जाएगा? मटर चीज़ साबूदाना मटर और क्या हो जाएगा? चीज़ साबूदाना मटर और लीवर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चीज़ साबूदाना मटर और लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। 32 पे आ जाते हैं। डबल रोटी बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों का सही क्रम बताइए। डबल रोटी बनाना है और इसको अब हमको क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या करते हैं? 32 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले
सामग्री बनाना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, सामग्री को मिलाना 1, और फिर उसके बाद किण्वन हो जाएगा, किण्वन 2, और फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, बेकिंग हो जाएगा, बेकिंग, फिर ठंडा करना हो जाएगा, उसके बाद ठंडा करेंगे पदार्थ को, और उसके बाद काटना क्या हो जाएगा, इसका काटना हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सबसे पहले सामग्री चुनेंगे, उसके बाद उसमें सामग्री को मिलाएंगे, और फिर क्या है, किण्वन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद उसको करेंगे बेकिंग, और बेकिंग करने के बाद ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद उसको क्या करेंगे, काटेंगे, और काटने के बाद उसको क्या करेंगे, पैक करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एक औपचारिक बफेट सर्विस के मेनू में किस क्रम में डिशेज को रखा हुआ लगाया जाता है। तो ये जो बफर सर्विस होती है, उसमें मेनू में किस क्रम को डिश को लगाया जाता है, रखा जाता है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या करेंगे, स्टार्टर होगा, उसके बाद जो मुख्य डिश है उसको रखी जाएगी, मुख्य डिश के बाद क्या हो जाएगा, 6 इसका अतिरिक्त डिश को रखेंगे, और उसके बाद खाद्यान्न को लगाएंगे, और फिर सलाद रखेंगे, और उसके बाद साथ जो उसके रखने वाली डिश होगी उसको रखेंगे, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में मीठा पकवान रखा जाएगा। तो ये औपचारिक जो बफेट सर्विस होती है उसके मेनू में इन डिशों को रखा जाता है इस क्रम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने को क्रमवार लिखिए। तो वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें इसका 34 का राइट आंसर बताना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकोड़ना हो जाएगा। क्या होगा, सिकोड़ेंगे, सीधा करना हो जाएगा, ब्लॉकिंग और इस्त्री करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक फैशन चक्र में अवस्थाओं को अभिलक्षित कीजिए। एक जो फैशन चक्र है उसमें जो अवस्थाएं आती हैं उनको अभिलक्षित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन है, गतिवर्धन, सामान्य स्वीकृति, उत्थान, नवाचार, क्षीण होना या अप्रचलन। बी है सामान्य स्वीकृति, उत्थान, नवाचार, गतिवर्धन, क्षीण होना या अप्रचलन। सी है नवाचार, गतिवर्धन, उत्थान, सामान्य स्वीकृति, क्षीण होना या अप्रचलन। डी है नवाचार, उत्थान, गतिवर्धन, सामान्य स्वीकृति, क्षीण होना या अप्रचलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नवाचार, उत्थान, गतिवर्धन, सामान्य स्वीकृति, क्षीण होना और अप्रचलन, ये फैशन चक्र में जो अवस्थाएं आती हैं उनका जो क्रमवार है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्न पदों का क्रम है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से क्रम हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, 2 ऑप्शन हो जाएगा, और उसके बाद विकल्पों की पहचान करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, विकल्पों का मूल्यांकन हो जाएगा, और फैसले का मूल्यांकन हो जाएगा 3rd नंबर पर, इसको करेंगे 3रा नंबर, और 5वां नंबर क्या होगा, निर्णय लेना। तो से इसका राइट आंसर 2, 4, 1, 3, 5 किस में है, ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 37, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित कथन जिस क्रम में बाल्यावस्था के दौरान देखे जाते हैं उनको बताइए। उनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, हेडोनिस्टिक एवं इंस्टॉलमेंट ओरिएंटेशन आता है और उसके बाद क्या होता है, सेकंड है इसका ओबीडियंस एवं दंडित करने की जो क्या होती है, ओरिएंटेशन होता है। तो सेकंड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। और फिर इसका जो गुड बॉय और गुड गर्ल, ये ओरिएंटेशन आता है गुड बॉय और गुड गर्ल का, तो इसका 4 हो जाएगा। और लास्ट में हमारा है तीसरा नंबर, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ये तीसरा हो जाएगा। तो इसका 1, 2 और इसका राइट आंसर क्या होगा, 1, 2, 4 और 3 इसमें है, ऑप्शन डी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित प्रोग्राम को उनके कालानुक्रमिका के अनुसार, जो कालानुक्रम है उसके अनुसार कार्यान्वित वर्ष के मुताबिक क्रम से लगाएं। तो इस सबसे पहले कौन सी योजना आई थी, इसको क्रम से लगाना है 38 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा आया था, तो सबसे पहले ट्राइसेम आते हैं और फिर उसके बाद हमारा IRDP हो जाएगा और तीसरे नंबर पर SGY हो जाएगा, SGSY ये तीसरा नंबर हो जाएगा। और जो हमारा चौथा नंबर है वो DWCRA हो जाएगा। तो 2 और 1, 3 IB, तो 4 इस ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, माप के पैमाने को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किए गए सही कथन का चयन कीजिए। माप के जो पैमाना है उसको बढ़ते हुए क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाम, सूचक, क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात, ये क्या हो जाएंगे, माप के पैमाने के बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध हो जाएंगे। पहले नाम होगा, सूचक होगा, उसके बाद क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सूची फर्स्ट में जो बीमारियां दी गई हैं सूची सेकंड के उनके अंगों के साथ सुमेलित करना है। तो कौन सी बीमारी किससे होती है इसको बताना है, किससे संबंधित है। तो मधुमेह जो संबंधित है किससे, ये पेनक्रियाज से संबंधित है। किससे, पेनक्रियाज को मिलाएंगे। हेपेटाइटिस किससे संबंधित है, तो ये जिगर से संबंधित है हेपेटाइटिस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किससे होता है, तो ये इसका कौन सा अंग प्रभावित होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम से, तो गुर्दा होता है। और क्लोलेथियोसिस किससे होता है, तो ये जो गाल ब्लेडर है उस पर इसका प्रभाव उस पर पड़ता है, गाल ब्लेडर पर, क्लोलेथियोसिस का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मधुमेह का कौन सा मधुमेह से अंग प्रभावित होता है, तो पेनक्रियाज। और हेपेटाइटिस से जिगर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से क्या होता है, गुर्दा होता है। और कोलेथिस से क्या होता है, गाल ब्लेडर होता है। इससे ये अंग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सूची फर्स्ट में दी गई माइक्रो तत्वों को सूची सेकंड में दी गई बीमारियों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले अगर सबको पता है थायमीन जो है वो किसकी कमी से होता है, तो थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर बेरी हो जाएगा। साइनाकोब्लामेंटिस किससे होता है, तो ये अनीमिया हो जाएगा, इसका अनीमिया हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड क्या हो जाएगा, जिंजिवाइटिस हो जाएगा। और विटामिन डी क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें थर्ड किसी में दिखाई दे रहा है, ए का थर्ड किसी में नहीं है, तो इसमें डी में है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है।
तो वेटर सर्विस ये कहाँ पर दी जाती है, इसको बताना है। तो वेटर सर्विस जो है ये हवाई जहाज़ों की जो सर्विस होती है वो वेटर सर्विस होती है। और सेल्फ सर्विस ये कहाँ पर दी जाती है, तो ये बैंकेट में दी जाती है। वेडिंग में कौन सी सर्विस दी जाती है, तो कैफेटेरिया की सर्विस जो होती है ये वेडिंग में होती है। कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग ये सर्विस रेल में जो कैटरिंग होती है उसमें दी जाती है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 4 किस में है, तो ए का 4 जो है ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड से मिलाइए। तो ए ऑप्शन है ड्राफ्टिंग में आवश्यकता किसकी है, तो इसका राइट आंसर बताना है। मुलायम व खुरदरापन किस में होता है, यात्रा में पहनने वाले कपड़े कौन से हैं, और कोअर मिलता है किससे, तो ड्राफ्टिंग में आवश्यकता होती है किसमें, विस्तार करने के लिए, तो इस पे विस्तार पे आ जाएंगे। मुलायम व खुरदरापन ये किससे संबंधित, बुनावट से, यहाँ बुनावट हो जाएगा, बुनावट से। और यात्रा में पहनने वाले कपड़े कौन से हैं, तो ये जो है नॉयलॉन के जो कपड़े होते हैं यात्रा में पहनने वाले कपड़े हो जाएंगे। कोअर मिलता है तो ये नारियल से मिलता है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्राफ्टिंग का 2 किस में है, ए का 2 ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसको डिजाइनर ड्राफ्ट्स और किससे मिलाएंगे, डिजाइनर ड्राफ्ट्स को छोटी डार्क से मिलाएंगे, किससे, छोटी डार्क से। और मिडरिफ योक ये जो है पीवट बिंदु की तक की डॉट हो जाएगी। और टोर्सो योक क्या होगा, ये ब्लाउज का योग होगा। ब्लाउज का योग जो होता है उसे टोर्सो योग कहते हैं। ड्रेस मेकर ड्रॉट्स ये जो है स्कर्ट का योग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 44 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो बी का 3 ऑप्शन सी में है। टोर्सो योग ऑप्शन 1, सी का 1 है। और डी ड्रेस मेकर ड्रॉट्स ये किस में है, 2 में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड से मिलाइए। तो ए ऑप्शन को एकांतता कहाँ पर होगी, तो एकांतता कमरों का जो सही समूहीकरण होगा वो एकांतता होगा। कमरों का सही समूहीकरण ऑप्शन 2 पे चले जाएंगे, इसमें मिलाएंगे। ऑप्शन 2 क्या होगा, ऑप्शन 2 कमरों का समूह क्या होगा, तो कमरों का समूह कमरे साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। वह कमरे साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम मिलाएंगे कैसे, एकांतता को कमरों का समूहीकरण हो जाएगा। कमरों का समूह वह कमरे रखना जहाँ जो की संबंधित क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। और लचीलापन क्या है, एक कमरे के विभिन्न जो क्रियाओं के लिए प्रयोग करना। और हवादार दरवाजों और खिड़कियों की योजना। तो ए का 2 किस में है, तो ए का 2 ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड से मिलाइए। तो इसमें हमको सूची सेकंड से मिलाना है। तो स्वयंसन किससे संबंधित है, तो स्वयंसन जो है ये परस्पर क्षेत्र से संबंधित है। किससे, परस्पर क्षेत्र से। ग्रास क्रंडल एवं नॉल, ग्रास क्रंडल एवं नॉल ये किससे, ग्रास कुंडल होगा, ग्रॉस कुंडल एवं तौल ये किससे संबंधित है, तो ये सूक्ष्म और दीर्घ वातावरण से संबंधित है। डेक्कन एवं फायरवा, डेक्कन एवं फायरवा तो ये घर नज़दीक और जो बड़ा वातावरण है उससे संबंधित है। स्टीडल एवं बैटर्न, स्टीडम एवं बैटर्न किससे संबंधित है, कार्यकर्ता
कार्य और कार्यस्थल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 2 किस में है? ऑप्शन सी में है। बी का 4 ऑप्शन सी में है। और डेक्कन सी का जो सी का क्या होगा? सी का 1 जो है इसमें है, सी में है। और डी का 3 किस में है? ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। मंद बुद्धि ये किससे संबंधित है? मंद बुद्धि। तो इस 47 को मंद बुद्धि मिलाना है तो ये बुद्धि लब्धि से संबंधित होता है। मंद बुद्धि ऑप्शन 2 पे चले जाएंगे। ऑटोजोम्स ये किससे संबंधित है? पुरुषों व महिलाओं में जो भिन्न संख्या होती है वो ऑटोजोम्स की होती है, क्रोम्स की होती है। इसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रोम्स बोलते हैं। पुरुषों और जो महिलाओं में जो भिन्न संख्या होती है, जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स बोलते हैं। डिसलैक्सिया किससे संबंधित है? तो सीखने की जो संबंधी अयोग्यताएं होती हैं उसे डिसलैक्सिया कहते हैं। सेक्स क्रोमोजोम्स किसे कहते हैं? पुरुष और वह महिलाओं में जो समान संख्या होती है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? अब इसमें देखिए ऑप्शन ए का 2 किस में है? तो ये जो है बी में भी है और सी में है। बी का 3 किस में है? तो ये जो है ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 47 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? मंद बुद्धि किससे संबंधित है? बुद्धि लब्धि से। और ये जो है किससे संबंधित है? ऑटोजोम्स। तो ये जो ऑप्शन बी है इसमें है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के पदों से मिलाना है। तो ज़रूरतों का पदानुक्रम किसने दिया था? तो ये जो है मैस्लो का सिद्धांत है। मैस्लो को मिलाएंगे। अनुभव कोण किससे संबंधित है? तो एडगर डेल से संबंधित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये किससे संबंधित है? तो ये बलवंत राज मेहता हैं उनसे संबंधित है। ग्रामीण सहभागिता का मूल्यांकन रॉबर्ट चेम्बर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ए का जो 3 है किस में है? तो ए का 3 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये पैराग्राफ है। आजकल पठन पाठन प्रणाली प्रारंभिक कक्षा की चहारदीवारी से शिक्षा संबंधी प्रयास से कहीं दूर जा चुकी है। ई लर्निंग एक और ऐसी प्रणाली है जो कुछ एक निश्चित हालातों में एकल विधि की तरह प्रयोग की जाती है, परंतु इसे प्रभावशाली तरीकों के पारंपरिक अधिगम विधियों के कुछ तथ्यों के साथ जोड़ा जा सकता है। इस सम्मिश्रण को ब्लेंडेड जो लर्निंग होता है सम्मिश्रित अधिगम कहते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग का ई लर्निंग के साथ एकीकरण है, जिसके अंतर्गत वेब पन्नों के द्वारा शिक्षण सामग्री का ऑनलाइन वितरण करना, चर्चा पटल तथा ईमेल के साथ पारंपरिक शिक्षण विधियां, जिसके अंतर्गत भाषण, व्यक्तिगत चर्चाएं, संगोष्ठियां या गृह शिक्षण आदि शामिल हैं। ब्लेंडेड लर्निंग सहमिश्रित अधिगम में से यम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग भी शामिल हो सकता है, जो कि वायरलेस यंत्रों के माध्यम से जैसे सेल फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, पीडीए या लैपटॉप कंप्यूटर्स द्वारा संभव हो सकती है। कभी कभी ब्लेंडेड लर्निंग शब्द की अपेक्षा हाइब्रिड लर्निंग तथा मिक्स्ड लर्निंग शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है। तो ब्लेंडेड लर्निंग मिश्रण है किसका? तो ये बताना है। तो 1 में है पारंपरिक अधिगम या ई लर्निंग तकनीकी है। 2 है कक्षा के अंदर प्रयोग होने वाली सीखने की तकनीकी। 3 पारंपरिक अधिगम ई लर्निंग एवं यम लर्निंग।
और 4 है कंप्यूटर सहायक तकनीकी या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पारंपरिक अधिगम एवं ई लर्निंग ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा था। और ये जो कक्षा के अंदर प्रयोग होने वाली सीखने की तकनीक है ये गलत है। और 3 हो जाएगा पारंपरिक अधिगम, ई लर्निंग एवं एम लर्निंग कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। ब्लाइंडेड लर्निंग के लिए अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो जो ब्लाइंडेड लर्निंग है इसके लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हाइब्रिड लर्निंग और मिक्स्ड लर्निंग, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। तो ये सब क्या थे इसके 15 जो ये देखिए यहाँ पर ये कभी कभी ब्लाइंडेड लर्निंग शब्द की अपेक्षा हाइब्रिड लर्निंग तथा मिक्स्ड लर्निंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 15 का राइट आंसर था जो अभी हमने बताया। तो ये आज के जो 2006 जून में पूछा गया था यूजीसी नेट होम साइंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन थे उसमें, और ये 50 के 50 हमने कंप्लीट करा दिए हैं। और इसको आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी को सॉल्व करेंगे। और इसी तरह आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।